है ना, थोड़ा सा यहाँ तक का करना, एकदम बड़ा नहीं लगना चाहिए वो। चलो, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आज से इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आपको होमवर्क देंगे और उसकी तैयारी करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी प्रारंभिक चर्चा कंपटीशन के बारे में। तो एक तो जहाँ जहाँ नकारात्मक माहौल होता है या आपको कंपटीशन लड़ने से मना किया जाता है, तो उसको ऊर्जा के तौर पे लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। मना किया जाता है वहाँ आदमी में ज़्यादा ऊर्जा आती है, और मना नहीं किया जाता है तो फिर और अच्छी बात है, क्योंकि आपके सामने प्रतिरोध नहीं है तो आपको करना ही चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि जब मैं जैसे वहाँ से घर से निकल करके आता हूँ, यहाँ तक आता हूँ, तो रास्ते भर में मैं लोगों को देखता हूँ, जैसे कोई बाइक पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई कार में जा रहा है। उनमें से मैं युवा बच्चों को जब देखता हूँ, लड़के लड़कियाँ जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और कुछ मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ इंजीनियरिंग की कर रहे होंगे, कोई मैनेजमेंट में जाना चाहते होंगे, तो ऐसे अलग अलग दिशा में तैयारी करने वाले लोग होते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ लोगों की जिंदगी में अगर वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे, इंजीनियर भी नहीं बनेंगे, डॉक्टर भी नहीं बनेंगे, आईएएस भी नहीं बनेंगे, तो भी उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि उनके परिवार में काफ़ी संपत्ति है, बहुत सारे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं घर के लोगों ने। वो सब रिटर्न आएंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, करोड़ों रुपया लौट करके आएगा, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वो अगर केवल खाना पीना खाते रहेंगे और घूमते फिरते रहेंगे और पैसा खर्च करते रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी बीत जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो बहुत मेहनत से काम कर रहा है, और साधारण परिवार हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन लोगों के साथ बड़ी चुनौती है। उनके बच्चे यदि बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करेंगे तो अभी जो स्थिति चल रही है उससे बुरी स्थिति में भी वो जा सकते हैं। हो सकता है इसी स्थिति में रहें, लेकिन स्थिति को सुधारा जा सकता है। मध्यम वर्ग उच्च वर्ग में जा सकता है, और निम्न वर्ग जाने में से बच भी सकता है। आर्थिक रूप से निम्न वर्ग में जाने की संभावना रहती है मध्यम वर्ग की, यदि बच्चों की पढ़ाई ठीक से ना हो, अगली जनरेशन बेकार निकल जाए तो फिर से निम्न वर्ग में चला जाता है। सरकारी नौकरी है तो पेंशन आ जाती है, लेकिन 25, 30, 35 हजार रुपए की पेंशन से कुछ होता नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा भविष्य नहीं होता। तो चिंता खास करके दोनों लोगों की है। एक तो निम्न में जो है, जो बहुत बुरी स्थिति में गुजारा कर रहे हैं, और मध्यम वर्ग वाले की भी चिंता होती है कि ये कहीं निम्न वर्ग में ना चला जाए या जीवन भर इसी वर्ग में अपना गुजारा ना करना पड़े। इन दोनों को अपनी ग्रेड सुधारने का मौका इस परीक्षा से मिलता है, खास करके इस कंपटीशन से एकदम मिलता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप करोड़पति हो जाओगे, या आपके गांव या आपके शहर के जो सबसे अमीर आदमी है उसके बराबर हो जाओगे, वो तो आप फिर भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो तो बिजनेस में ही हुआ जा सकता है। नौकरी लग करके तो आप एकदम इतने बहुत ज़्यादा रईस हो जाओगे तो वैसे पकड़ा जाओगे कल मैडम पकड़ा गई, तो बहुत ज़्यादा ऐसे करोड़ों रुपए तो आपके पास नहीं आ सकते, और आ जाएंगे तो आने भी नहीं चाहिए, नहीं तो जेल हो जाएगी। तो ये तो मैं कामना नहीं करता, लेकिन ये है कि एक सम्मानित जिंदगी आप लोग जीते हो, एक सम्मान मिलता रहता है और अच्छी जिंदगी होती है। मतलब बच्चों की भी, आपके परिवार अगली जो पीढ़ी होगी उसकी पढ़ाई भी ठीक ठाक हो जाती है, सैलरी भी ठीक ठाक हो जाती है, सम्मान भी ठीक रहता है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी रहती है। कुल मिला के आप उच्च मध्यम वर्ग में मान सकते हैं अपने आप, हायर मिडिल क्लास, और उच्च वर्ग में भी मान सकते हैं कि कई लोग अपने आप को पैसे के हिसाब से तोलते नहीं हैं। तो दूसरी चीज़, केवल कमाना या नौकरी लग करके सैलरी का आना, यानी पैसे का इनकमिंग ही मायने नहीं रखता। लोग जो आउटगोइंग पे थोड़ी रोक लगा के रखते हैं वो भी पैसे वाले हो जाते हैं। तो लीकेजेस बंद कर दो, फिजूल खर्ची बंद कर दो, तो भी पैसे वाला बन जाता है आदमी।
चाहे फ्लो धीमा हो, चाहे आप सैलरी पे डिपेंड करते हो, लेकिन उसी को अगर सोच समझ के खर्च करोगे तो पैसे वाले बन जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपने राइट टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं पैसा बचाया और राइट टाइम कहीं सही जगह पर, सही प्लेस पे राइट टाइम इन्वेस्टमेंट जो है आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो ये सब चीज़ें, तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि मैं रोज मेरे दिमाग में समाज में अलग अलग वर्ग को लेकर के, बच्चों को लेकर के कुछ न कुछ चलता रहता है। अब ये दिक्कत आती है कि सीटें बहुत कम होती हैं और लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, तो कितने लोग अपना भविष्य बना पाएंगे। अब जितने लोगों को हम देख रहे हैं, या अब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो जिद्दी बच्चे ज़्यादा होते हैं, यानी वो चैलेंज करके आते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, और उनके अंदर कुछ करने की जिद होती है, तो उनके बनने के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसे समाज में यदि आप नज़र घुमाओ कि बहुत सारे लोग कमज़ोर हैं और वो बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनके आगे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, या यूँ कहें कि सक्सेस का जो रेशो है वो कम होता है। लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके सक्सेस का रेशो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जिद्दी है और उन्होंने ठान लिया कि हम कुछ करके बताएंगे। तो इसका एक फायदा है, और वो फायदा आप ये उठा सकते हो कि इसको दो तरह से लेना है। प्रेस्टीज पॉइंट बनाना पड़ेगा कि मुझे ये करके, तो आपको नुकसान महसूस होना है, रोज का रोज नुकसान महसूस होना चाहिए। आज यदि आप 2 घंटा बर्बाद कर दिया है तो 2 घंटे का नुकसान आपने कर दिया, ये आपको महसूस होना चाहिए आज, तब जाकर के अगले दिन उसका फायदा मिलेगा। तो ये बात मैंने इसलिए की कि आप अपना वर्ग परिवर्तन कर सकते हो, क्लास चेंज कर सकते हो। मिडिल क्लास वाला, अपर मिडिल क्लास वाला, हायर क्लास, लोअर क्लास वाला भी सीधा हायर क्लास में या अपर मिडिल क्लास में जा सकता है। और ये बहुत मुश्किल होता है क्लास चेंज करना, बहुत बड़ी चुनौती होती है। अभी आप न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, अखबार में देख रहे होंगे, सिविल जज के परिणाम आए हैं, तो कोई सब्जी वाले की लड़की जो है वो सिविल जज बन गई है। कई बार आप जब सिविल सर्विसेज के हमारे वहाँ रिजल्ट आते हैं यूपीएससी के, तब आप सुनते हो रिक्शा वाले का लड़का आईपीएस हो गया या आईएएस हो गया। ये जो खबरें आती है ये उत्साहित करती हैं। अब बताओ कोई रिक्शा या ऑटो चलाने वाले का बच्चा एकदम आईएएस हो जाएगा, ऐसा कहाँ के, बहुत मुश्किल है। या जितना आईएएस बन के वो हासिल कर पाएगा, ऐसा बिजनेस में कितना कम लोगों को चांस मिलता है। ये लॉटरी खुलने जैसा है, लॉटरी लग जाती है उसके बराबर है। और लॉटरी में तो भाग्य होता है, यहाँ आपकी मेहनत है। यहाँ लॉटरी जो आपने लगाई वो भाग्य से नहीं लगी है, ये आपकी मेहनत से लॉटरी लगी। तो ये आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है आप में से। तो फिर दिक्कत कहाँ है? मतलब सीटें तो बहुत कम, हाँ सीटें बहुत कम है, चैलेंज बहुत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, संघर्ष है। लेकिन जितने अभाव हैं और जितनी समस्याएं हैं, इसका मतलब आपको वरदान मिला हुआ है, क्योंकि आपको इंस्पिरेशन के लिए, प्रेरणा लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रोज आपके अभाव, आपकी समस्याएं हैं, आपको झकझोरते हैं कि मुझे ये करना चाहिए। अलार्म की जरूरत नहीं है। जब आपको चिंता होती है तो अलार्म कहाँ लगाते हैं आप? कई बार अलार्म लगाते भी हैं तो उससे पहले ही उठ जाते हैं, आपको खुद को बंद करना होता है, क्योंकि चिंता ही इतनी होती है कि अलार्म से पहले उठ जाते हैं। तो जिसको अलार्म लगाना पड़ रहा है या अलार्म के बाद भी नहीं उठ पा रहा है, तो इसका मतलब चिंता नहीं है, तो उसको तो दिक्कत है, उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास प्रेरणा बाहर से आती है, और जिसके अंदर से प्रेरणा आती है उसको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार वो अलार्म लगाता भी है प्रिकॉशन के लिए, लेकिन वो खुद ही बंद करता है, उठने के बाद खुद ही बंद करता है। तो ये स्थिति यदि है आपकी कि आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये आज के लेक्चर के बाद भी आप इसको तय कर सकते हैं। कई बार आपने पहले तय नहीं किया तो अब कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चिंता जगाओ एक फ्यूचर के प्रति। चिंता का मतलब तनाव नहीं, चिंता का मतलब सजगता, अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस।
आप जागरूक चेतना में जो है आप महसूस करो कि आपको बनने के लिए कितनी मेहनत करनी है और आलस्य से काम नहीं चलेगा, आज का काम कल टालने पर भी काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा ये अगर बैलेंस आपने लाइफ में मैनेजमेंट कर लिया तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर। कई बार जो असंभव लगने वाला है वो भी आपके हाथ में होगा, जिसमें लगता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, ऐसा संभव ही नहीं है कि कभी हो सकता है। आपके रिश्तेदारों ने नहीं सोचा होगा, आस पड़ोस वाले जो आपको जानते हैं वो तो बचपन से देखा उन्होंने, तो बहुत नाजुक मानते हैं ना, वो सोचते हैं कि क्या मतलब ये क्या करेगा, मतलब इसके तो बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं और कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी। तो कई वो फिर छोटे मुंह बड़ी बात टाइप लगता है ना, उनको लगता है कि ये तो बच्चा तो है, अभी बहुत बड़ी बातें कर रहा है, और ये सब होता नहीं है ऐसा। तो जो लोग समाज में पक चुके होते हैं, बिल्कुल एकदम जिनको मेच्योर कहते हैं ना, पके हुए लोगों की मान्यताएं बड़ी पकी हुई होती हैं, वो एकदम से बोल देते हैं नहीं होता नहीं है, होगा नहीं, हमारा भी नहीं हुआ था, हमारे बच्चे का भी नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं होगा, ऐसे साफ बता घोषणा कर देते हैं। तो वो तो मान के ही चल रहे हैं, तो उन सबको भी गलत साबित करने का मौका मिलता है आपको। बहुत ऊर्जा होती है और सफलता से जो ऊर्जा मिलती है वो तो कमाल की होती है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होती है। अगर आपने छोटी मोटी सफलता भी प्राप्त कर ली तो फिर उसको आप यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो बड़ी सफलता के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए, और ये करना चाहिए। बिजनेस में और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कई बार दूसरे लोगों की सहायता और भाग्य का सहारा होता है, भाग्य भी होता है और थोड़ा बहुत सारे लोगों की सहायता भी होती है। कई लोग दूसरे लोगों का दुर्भाग्य भी होता है, दूसरे का दुर्भाग्य था उससे आपका सौभाग्य बन गया, क्योंकि मुख्यमंत्री था बनना किसी दूसरे को, लेकिन उसका घोटाला उजागर हो गया और उसका सही समय पे सही न्यूज बन गई तो बदनाम हो गया, तो उससे आपका चांस बन गया। तो ये सब तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी में बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ भाग्य और दूसरे लोगों का दुर्भाग्य वो चीजें नहीं, यहाँ तो बिल्कुल प्योर आपको मेहनत करके कमाना पड़ता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनको इम्पोर्टेंट फील्ड माना जाता है और परीक्षा में ज्यादा प्रश्न उसके वजह से बनते हैं। उसमें से एक इम्पोर्टेंट फील्ड है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। चूंकि हम रिवीजन में चल रहे हैं, परीक्षा है अगले महीने और रिवीजन वाला सेक्शन है, तो ईमानदारी से यदि आप रिवाइज करेंगे तो 8-10 नंबर बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट पेपर दिया हो, कोई मॉडल टेस्ट या ऐसा कोई एग्जाम के टाइम जो टेस्ट पेपर मिलते हैं इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है, अगर आपने दिए हो तो उनमें यदि आप 55 के आसपास हो, 55 के आसपास, तो अभी आप जोड़ लगा सकते हैं। अंतिम 25-30 दिनों में आप आराम से वहां पहुंच सकते हैं 60 तक, और 60-61 तक अगर आप पहुंच जाते हैं, 100 अटेम्प्ट करते हैं तो, पूरे 100 अटेम्प्ट करते हैं तो, अगर आप 55 सही कर रहे हैं तो आपका 80 से ज्यादा फिर अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। 80 से ज्यादा अटेम्प्ट आपने नहीं किया है तो फिर 55 भी काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरे 100 अटेम्प्ट किए हैं तो 62, 61, 60 तो मिनिमम होना चाहिए, 60 के बिना बात नहीं होनी। 100 अटेम्प्ट किए हैं तो 60 सही होना जरूरी है, 40 गलत भी होंगे तो चलेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर कैसे क्या करेंगे इसके लिए कि 60 सही हो जाए, तो वो थोड़ी सी रणनीति बनाने में अभी इस महीने में हम जो बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। तो आज जो मैं टॉपिक आपके सामने शुरू कर रहा हूँ, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला सेशन, इसमें 15 से लेके 35 तक क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी 15 बनते हैं, कभी कभी 35 तक बन जाते हैं, तो बड़ा वेरी करता है। और ये गेम्बल की तरह भी है, एक तरह का जुआ है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें इन्वेस्ट करना, इसमें टाइम इन्वेस्ट करना बड़ा अच्छा माना जाता है। कर सकते हैं आप, और बड़ा डायनेमिक है, बदलता भी है। स्टैटिक पार्ट इसका बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। अधिकांश चीजें करंट अफेयर्स से जुड़ी होती हैं। जो हमको स्टैटिक महसूस भी होता है वो स्टैटिक नहीं है, वो करंट अफेयर्स की वजह से पूछा गया है, तो कहीं न कहीं कुछ खबरों में आया, इस वजह से उसका
प्रश्न बना है, तो इसको प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है। बाकी चीजों का प्रेडिक्शन होता नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा फ्रूटफुल पॉलिटी सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होता है, और उसमें इन्वेस्ट करना टाइम सबसे बढ़िया होता है। इसलिए हमारे पुराने लेक्चर में आप देखोगे पॉलिटी के ऊपर खूब लेक्चर, 30-40 लेक्चर पड़े होंगे यूट्यूब पे केवल पॉलिटी के ऊपर। और वो इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं उसमें से, और 20 में से 20 ठीक कर सकते हो। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि 20 प्रश्न आते हैं, और आते ही हैं, हर साल आते हैं। उसमें कंसिस्टेंसी है, एकदम ऐसा नहीं होता 15 से 45 वाला नहीं होता। इकोनॉमी में हो जाता है 15 से 45, ज़्यादा से ज़्यादा 45 भी हो सकता है, मिनिमम 15 भी हो सकता है। लेकिन ये होगा 18 से 22, पॉलिटी चलेगा 18 से 22, यानी 20 का एवरेज निकाल सकता है। और पॉलिटी में 20 में से 20 ठीक भी कर सकते हैं, तो मैं उसको सेफ मानता हूँ। तो आप उसके साथ भी खेल सकते हैं, काफ़ी मेहनत कर सकते हैं उसके साथ, काफ़ी देर, जितना समय आप बिताएंगे उतना फायदा आपको मिलेगा। पॉलिटी में अगर आप 15 से नीचे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप 10-15 दिन पॉलिटी के साथ बिताएं, क्योंकि आपका 20 में से 20 निकल आएगा अगर पहले दूसरे कवर कर रखें तो। इन्वॉल्वमेंट में गेम्बल हो जाएगा, 15 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन 15 से नीचे नहीं होंगे, ठीक है। कई बार आपको ज्योग्राफी लगेगा लेकिन वो एनवायरनमेंट का पार्ट है, कई बार आपको बॉटनी लगेगा लेकिन एनवायरनमेंट का पार्ट है, कई बार आपको एग्रीकल्चर लगेगा लेकिन वो एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो कई लोग उसको काउंट करते हैं, क्वेश्चन काउंट करते समय में ज्योग्राफी में डाल देते हैं, एग्रीकल्चर में डाल देते हैं, बॉटनी में डाल देते हैं, जनरल साइंस में, लेकिन वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो आज जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो फिर 15 से 35 वाला है, 15 से 40 वाला। इसको कैसे उसका इनसर्कलिंग करेंगे उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। और यदि इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर आपने कर लिए, पिछली बार थोड़ा सा दगा दे गया था वो, जैसे नेशनल पार्क ज़्यादा नहीं पूछा था, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं आया था, रामसर साइट नहीं आया था, लेकिन फिर भी एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो ये 5 वाला तो मैं हर बार बताता हूँ, इसको तो लिख ही लो क्योंकि ये तो कभी भी आ जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व 5 तो मैं हर साल देता हूँ लिस्ट आपको। बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स यानी वेटलैंड्स, इंडिया की वेटलैंड्स। संख्या बहुत बढ़ गई है, अब 40 के आसपास पहुंच गए, तो अब आपको 40 तैयार करने होंगे। वेटलैंड्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज, IUCN की चेंज होती रहती है थोड़ी सी, तो करंट वाला अपडेट देख लीजिएगा जरा। एंडेंजर्ड स्पीशीज, टाइगर रिजर्व्स, लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स, एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कल्चरल भी होती है, नेचुरल भी होती है, तो पूरा लिस्ट बना लीजिए। जो नेचुरल वाला है वो इधर आ जाएगा, लगभग काफ़ी हद तक आपके नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में से मिल जाएंगे, तो वो तैयार हो जाएगा। ये जो मैंने हिस्सा आपको लिखवाया, कभी कभी यहाँ से 10 से 15 प्रश्न हो जाता है, 5 तो आते ही हैं इस वाले से, लगभग 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये जो बताया आप, ठीक है। 5 प्रश्न तो यहाँ से होंगे, लेकिन 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकते हैं यहाँ से। कभी कभी वो भूत बन जाता है पूछते पूछते, लगातार इन्हीं से सवाल बना देता है। 2014-15 के पेपर देखोगे तो आपको 15 से 20 प्रश्न इसी फील्ड से, यहीं से। कभी भी रिपीट हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो इसके लिए तैयार। तो दरअसल क्या है कि थोड़ी सी मैंने बताया अभी कि स्थिति परिवर्तित हो जाती है, वर्ग बदल जाता है, तो हम मदद कर दें आपकी थोड़ी, आपका वर्ग बदलने में। अगर आप मेहनत कर रहे हो और पूरी तरह से लगे हुए हो, तो फिर ये जो मेरी थोड़ी सी मदद है बहुत काम करेगी। जैसे बिजनेस में मदद हो जाती है, राजनीति में हो जाती है, वैसे सिविल सर्विसेज में भी वैसी मदद हम कर सकते हैं।
पर आपको मानना पड़ेगी बात, जाके बैठना पड़ेगा इसके, ये सब लिस्ट निकालो, विकिपीडिया में मिल जाएगी। विकिपीडिया में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपडेटेड लिस्ट होगी, लेटेस्ट होता है। अभी सबसे बुक्स जो होती हैं वो तो बहुत पहले छपी होती हैं, मार्केट में मैगजीन है, कई बार वो भी जो कॉपी डाउनलोड करता है वो पुरानी साइट से कर लेता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट भी कई बार अपडेट नहीं होती, लेकिन विकिपीडिया ने मेंटेन किया है क्योंकि वो कमर्शियल भी है और काफ़ी हद तक मार्केट में है, तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो विकिपीडिया अगर अपडेट नहीं करेगा और मेहनत नहीं करेगा तो बाहर हो जाएगा। तो मैं इसीलिए उस सोर्स को बात कर रहा हूँ। खास करके साइंटिफिक और इंटरनेशनल मटेरियल जो होता है वो विकिपीडिया का बहुत अच्छा होता है। हमारा जो डोमेस्टिक मटेरियल है वो कमज़ोर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले लोग जो देशी लोग हैं, तो इंडिया को तो आप जानते ही हैं तो उनका नुकसान होता है। तो ये है, तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा अलग से एक लिस्ट बना सकते हैं आप लोग बर्ड सेंचुरीज की, पक्षी अभयारण्य अलग से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बर्ड सेंचुरीज की लिस्ट भी बड़ी काम की होती है, उसमें से अलग से सवाल आता है। फिर एक लिस्ट बना सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की, जो माइग्रेशन करके दुनिया भर में इधर से उधर जाती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ शुरू करते हैं। तो चलो अब हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की बात सबसे पहले करेंगे। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जो स्टडी है पर्यावरण की स्टडी, किसके आसपास की। तो पर्यावरण शब्द जो है वो कहाँ से आया? आपने देखा होगा कि कई बार हम पानी वाले स्थान को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, है ना, वो जल मंडल बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और हाँ। तो ये जो लिथोस्फीयर जो बोलते हैं हम लोग, तीनों जो हिस्से हैं, इनमें जहां जहां पर जीव होता है, लाइफ जहां जहां है, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर, जैव मंडल उसको कहा जाता है। बायो, पानी में भी लाइफ है, हवा में भी लाइफ है, लैंड पर भी लाइफ है। तो जहां जहां पर भी लाइफ है उसको कहा जाता है जैव मंडल, बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर एक दूसरे को प्रभावित करता है। इसके दो फैक्टर माने गए हैं, ए बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। तो सबसे पहले तो आप इकोलॉजी की परिभाषा लिखिएगा। यहाँ को साइंटिस्ट के नाम मैं बता रहा हूं आपको, उसके बारे में एक एक पैराग्राफ लिखिए। आप उनके बारे में एक एक पैराग्राफ लिखेंगे तो काफी हद तक आप समझ पाएंगे। ईपी उडम एक साइंटिस्ट है, ईपी उडम, ईपी उडम, OUDM, उडम, ये OUDUM है जो भी, ओपी उडम, ईपी उडम। ओडम या उडम जो है ये इकोलॉजी के संस्थापक है, मॉडर्न इकोलॉजी इन्होंने ही बताई है सबसे ज्यादा। दूसरे एक साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट कह सकते हैं उनको, टेंसले, जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द कॉइन किया था। इकोसिस्टम वर्ड टर्म्स कॉइन्ड बाय टेंसले। तो इन लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। जब आप इन दोनों को जो है जरूर इनका एक एक पैराग्राफ लिखिए। ये इकोलॉजी का डेफिनेशन भी मिल जाएगा और इकोलॉजी क्या है उसका उत्तर भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसके हटके बताया था आपको, डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी। जब हम इमोशंस में चले जाते हैं, एनवायरमेंट के प्रति जब हमारे इमोशंस तैयार होते हैं, जगहों के प्रति, तालाब के प्रति, नदी के प्रति, इकोलॉजी के प्रति, तो उसको बोलते हैं डीप इकोलॉजी। मेटाफिजिक्स हो जाता है, थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म को टच करता है। जैसे मेडिटेशन लगाने वाले झरने को कल्पना करते हैं, उगते हुए सूर्य को कल्पना करते हैं, झील, नदी, इन सब को करते हैं, तो ये डीप इकोलॉजी का पार्ट है, मेटाफिजिक्स। फिजिक्स में वो मेटाफिजिक्स हो जाता है
और इधर डीप इकोलॉजी। तो ये इकोलॉजी बिल्कुल अलग है। हम जो पढ़ते हैं कोर्स में वो शैलो इकोलॉजी है, डीप इकोलॉजी नहीं है। वो बहुत ही भौतिक प्रकार की इकोलॉजी जो टेंजिबल टाइप की होती है, ठीक है। हवा होती है और हवा जीने के लिए जरूरी है, और हवा में हम सांस लेते हैं, ये है इकोलॉजी। लेकिन जब आप घूमते हैं गर्मी में और रात को अगर ठंडी हवा चलती है तो आप बोलते हैं कितनी प्यारी हवा चल रही, कितनी ठंडी हवा। ये जब आप बोलते हैं और ये जो एहसास है, फीलिंग जो है, ये डीप इकोलॉजी का पार्ट। अब आ गया समझ? क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते आप। कभी लोग एक्सप्रेस करते हैं इसको, भावनात्मक तरीके से होता है, तो वो डीप इकोलॉजी होती है। पर्यावरण वही होता है, लेकिन कभी कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ही अच्छा मौसम है, कोई बाइक पे घूमने के लिए जा रहे हैं 2 लोग और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक कोई अपने पिता का अंतिम संस्कार करके लौट रहा है, माँ का अंतिम संस्कार करके लौट रहा है, तो उसी के लिए वो वातावरण उतना अच्छा नहीं है। वही हवा, वही रोड, वही पर्यावरण, वही मौसम उसको सुखद नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अंतश्चेतना जो है, उसकी मनस्थिति दूसरी है। वो अपने पिता का और माँ का अंतिम संस्कार करके आ रहा है, तो उस समय उसके मन में कुछ दूसरी बातें चल रही, उनकी यादें और उनको खोने का दुख है। ऐसे में आप उसके साथ ये कमेंट नहीं कर सकते। जैसे आप एक और व्यक्ति मिल गया आपको, वो भी घूम रहा है, तो उसके साथ आप बोल सकते हैं देखो आज कितना अच्छा मौसम, लेकिन उसको आप जाकर के नहीं कह सकते कि देखो आज कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर इसका मतलब इकोलॉजी अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग तरह का बिहेव भी करती है, वो डीप इकोलॉजी। जो अलग अलग बिहेव करती है वो डीप इकोलॉजी। तो क्या मौसम बदला है? नहीं, मौसम नहीं बदला, मनस्थिति बदली। इसलिए हमने वो किताब बताई थी ना, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। तो फिर परिस्थितियां भी बदल जाती है, क्योंकि आपने अपनी अंतश्चेतना को बदल लिया। तो थोड़ा सा मैं उधर ले चला गया आपको इमोशनल वाले पार्ट में लेकिन ये अंतर यहाँ समझना बहुत जरूरी है। उसको भी लोग बोलते हैं इकोलॉजी, लेकिन वो डीप इकोलॉजी। चलिए आ जाइए इसी वाले इकोलॉजी में। तो यहाँ आपको ये परिभाषाएं और ये सब मिलेंगी। मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ कनेक्शन, योग शब्द यहाँ पर भी आता है। जो योग दर्शन में योग कहा गया है, उस योग का मतलब भी है जुड़ना। तो किसके साथ जुड़ना? पर्यावरण के साथ जुड़ना, प्रकृति के साथ जुड़ना। इसलिए योग में अष्टांग योग जो है वो अलग अलग भाग है। आसन प्राणायाम, कई बार हम योग समझते हैं एक्सरसाइज को, जो हम आसन और प्राणायाम करते हैं उसको हम योग समझ लेते हैं, जबकि योग का मतलब आहार विहार भी है। डीप इकोलॉजी प्लस शैलो इकोलॉजी, बोथ, फिजिक्स प्लस मेटाफिजिक्स, दोनों योग है। योग का मतलब ही इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब ही यही है, कनेक्शन बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। और योग का मतलब है अपने शरीर का पर्यावरण के साथ तादात्म्य बनाओ, उसके साथ आपका सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज करो उसको, उसके साथ सिंक करो। हम लोग फोन को सिंक करते हैं ना, फोन को कंप्यूटर के साथ सिंक कर दें, तो फोन को हमारे जीमेल के साथ सिंक करते हैं तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब इधर उधर एडजस्ट हो जाता है कि नहीं? तो सिंकिंग करता रहता है हमारा फोन। अगर हमने उधर डेस्कटॉप पे ईमेल में कोई चेंजेस किए हैं तो यहाँ चेंजेस आ जाते हैं, वहाँ से कुछ सेंड किए हैं कुछ चीज़ें तो हमारे फ़ोन में आ जाती हैं, फ़ोन में से कुछ सेंड करते हैं तो जब हम डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे कुछ ओपन करते हैं तो उसमें वो सब डिटेल्स आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ ये सब के सब सिंक्ड है, सिंक्रोनाइज हो चुका है। तो नेचर के साथ सिंक्रोनाइजेशन, योग, जोड़। इसलिए योगा का मतलब हाथ पांव फेंकना नहीं है या उल्टा सीधा मूवमेंट करना नहीं है योग। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है और ज्यादा नहीं झुक सकता तो उसको ग्रुप में योग नहीं करना चाहिए, अपने घर पे जितना वो झुक सकता है उतना योग करना चाहिए। इसलिए जो सामूहिक स्तर पे योग कराते हैं इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। सब लोगों को बराबर झुकने के लिए कहा जाता है, बराबर। कई सारे योग मास्टर जो होते हैं वो डीप इकोलॉजी को नहीं समझते हैं ना उस तरह से, तो वो फिजिकल इकोलॉजी को समझते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं,
कि सभी को, तुम्हारा कमर इतना नहीं झुक रहा है, तुम और झुका, वो नहीं झुका सकता भाई। सबके शरीर का स्ट्रक्चर अलग है। तो रखा है, किसी के शरीर में रॉड डला हुआ है, किसी के अंदर अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, किसी के 1 महीने पहले टांके लगे हैं। आप एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते। तो अधिकांश अनपढ़ योग गुरु की वजह से ये सब समस्याएं होती है। तो अनपढ़ लोग जब योग सिखाने आते हैं तो वो ये दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। मैंने योगा को भी इन्वायरमेंट से जोड़ दिया। एक डॉक्टर मर गया था बड़े योगा के कैंप में, जिसमें एक साथ 5000 लोग योग कर रहे थे। उसमें डॉक्टर की मौत हो गई क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी अंदर से। तो वहीं सब योगा कर रहे थे तो वहीं तंबू में ही मर गया। तो वो उसको नहीं करना था उस स्तर पर। तो आदमी को देख करके कराया जाता है। इसलिए जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं ना, उनका नजरिया समाज के प्रति बदलता है। अलग अलग लोगों के साथ वो अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। कई लोगों को प्रिविलेज देना पड़ेगा ना, इसलिए हमारा संविधान जहां बोलता है कि समानता का अधिकार, सबके साथ समान व्यवहार करो, नीचे ही वहां 1, 2, 3, 4 में असमानता की बातें लिखी जाती है कि इन लोगों को पहले दो, इन लोगों को पहले दो, क्योंकि ये बहुत पीछे हैं। ये चीज योगा में भी हो, ठीक है। तो ये सब चीजें जोड़ती है। तो मैंने आपको थोड़ा सा योग दर्शन से भी जोड़ा। तो चलिए, योग दर्शन में वो जो अष्टांग योग की बात करता है ना, उसमें आहार विहार के साथ जब वो बात करता है तो पूरा का पूरा प्रकृति आ जाती है, पूरी प्रकृति आ जाती है। ये है इकोलॉजी। इसीलिए पर्यावरण को ठीक रखना चाहिए। और ग्लोबल वार्मिंग जो आप हीट वेव्स देख रहे हो इस साल ज्यादा है, इस साल की हीट वेव्स बहुत ज्यादा है, तो इसको आप जोड़ करके देखिए। तो अब सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज पर आए, क्योंकि हमने योग को गड़बड़ कर दिया। सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। कारण ये है कि पृथ्वी के जो हालात हैं ज्यादा गर्मी वाले, ये जो आप 45 डिग्री देख रहे हो, 44 डिग्री देख रहे हो, हीट वेव्स, न केवल 44-45 है बल्कि हीट वेव्स। तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और 35 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, तो कोई भी मैनुअल लेबर जो होता है, वो लेबरर जो होता है, वो आधे घंटे 15 मिनट से ज्यादा बाहर काम नहीं कर सकता, धूप में काम नहीं कर सकता, उसकी डेथ हो जाएगी। उसका शरीर जो है, ह्यूमिडिटी यदि ज्यादा है, क्योंकि वो पसीना ठंडा करने के लिए होती है। पसीना जो होता है वो ठंड देता है, ठंडा महसूस होता है शरीर को, इसलिए ह्यूमिडिटी का भी रोल होता है। तो लो ह्यूमिडिटी होगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो 45 तक भी काम कर जाएगा, नहीं तो 31 के ऊपर, 31 के ऊपर प्रॉब्लम आने लग जाती है। और यदि छुट्टी कर दी गई इस कारण से, क्योंकि बहुत सारे लोग मरने लगे, तो आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर हमने क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं दिया और इसी गति से कार्बन एमिशन हम लोग करते रहे, तो ये हालात आ सकते हैं कि ऐसी खबरें आ सकती हैं कि गर्मी ज्यादा होने के कारण ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये चीजें जो है, कोल्ड बल्ब टेम्परेचर एंड वार्म बल्ब टेम्परेचर, ये टर्म्स हैं, इनको जाकर के देख लीजिएगा। कोल्ड बल्ब टेम्परेचर, वार्म ब्लड टेम्परेचर, बल्ब टेम्परेचर। ये कंडीशन जो है, ये मनुष्य के मृत्यु का कारण बन जाती है। और ऐसी खबरें आने लगी तो हो सकता है छुट्टी हो जाया करे, और छुट्टी हो जाया करेगी तो दिक्कत ये आएगी कि वेतन नहीं मिलेगा, तो इकोनॉमी पे असर आएगा और प्रोडक्शन नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन नहीं होगा और वेतन नहीं मिलेगा तो वही महंगाई, और वो खरीद नहीं पाएगा तो भूखमरी, और भूखमरी से निपटने के लिए गवर्नमेंट को फिर मुफ्त अनाज और वो सब करना पड़ेगा, तो यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप चीजें, तो गवर्नमेंट के बजट पे असर आएगा, तो गवर्नमेंट का पैसा इसमें खत्म हो जाएगा, तो वेलफेयर प्रोग्राम कम हो जाएंगे दूसरे।
तो ये एक विशेष साइकिल है। इस साइकिल में जो फंसता है उससे बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए गर्मी ज्यादा होना किसी के पक्ष में नहीं है। तो फिर ये हम क्यों प्रकृति के ऊपर क्यों नहीं डाल देते? हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक है, मैन मेड टेम्परेचर है, ये हमने विकसित किया है। कई सालों में ऐसा नहीं हुआ है, और अगर ऑल टाइम रिकॉर्ड है अगर ये कि ये सबसे ऑल टाइम हाई है अभी तक का, इसका मतलब है कि हमने तैयार किया। एयर कंडीशनर्स चला करके, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, बहुत सारी हैबिट्स के माध्यम से हम लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया है कि मानवीय गतिविधियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो अब सबसे ज्यादा प्रश्न जो आएंगे वो क्लाइमेट चेंज पर आएंगे। तो यहाँ कुछ टर्म्स लिख लो, मैं आपको 10-12 टर्म्स लिखवा लेता हूं, जिससे आपके इस साल के प्रश्न तैयार होंगे। अगर ये सब आप एक एक पैराग्राफ में कर लोगे तो 2 या 3 प्रश्न यहां से मिल जाएंगे आपको। शुरू में ही बता दिया मैंने आपको 5 प्रश्न तो वहां मिनिमम वहां आ जाएंगे, 2-3 ये हो गए, तो आज कितनी अच्छी तैयारी हो गई। आप जाके करो तो सही, ठीक है। तो यहां से शुरू करो। पेरिस क्लाइमेट डील, पेरिस क्लाइमेट डील, पेरिस जलवायु समझौता 2016। ग्लासगो समिट 2021, ग्लासगो समिट 2021। देखिए, अब बहुत पुराने प्रश्न यूपीएससी के द्वारा ज्यादा नहीं पूछे जाते, क्योंकि हम 19 जून की भी तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी आने वाला है, तो मैं दोनों का थोड़ा बैलेंस करा देता हूं। लेकिन वहां पेरिस के पहले वाली चीजें भी पूछेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो पुराने जो हमारे लेक्चर हैं वो देख लीजिए एनवायरमेंट के ऊपर, तो वहां ये कवर हो जाएगा। अभी मैं इस साल का अपडेट बता देता हूं आपको। ये एनडीसीज तैयार कीजिए, एनडीसीज, नेशनली डिटरमिनेड कंट्रीब्यूशन। एक एक देश क्या कंट्रीब्यूशन करेगा, तो एनडीसीज ये पेरिस क्लाइमेट डील में तैयार हुए थे। 2021 से लेकर 2030 तक हर देश ने शपथ ली थी कि हम ये करेंगे। नई चीजें हैं बिल्कुल एनडीसीज, तो ये पूछ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज की लिस्ट बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आज जो मैं लिखवा रहा हूं ये आपको याद आएगा परीक्षा में, वहां समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट। एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टारगेट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, टारगेट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, क्लाइमेट फिनांस, जलवायु वित्त, क्लाइमेट फिनेंस। कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन प्राइजिंग, कार्बन प्राइजिंग। जहां आपने क्लाइमेट फिनेंस लिखा है वहां कार्बन फिनेंस भी लिखते हैं लोग। एंड कार्बन बजट, कार्बन बजट अलग होगा, कार्बन फिनेंस, कार्बन साइकिल, इन सब के बीच में कार्बन साइकिल भी इंपॉर्टेंट, कार्बन साइकिल। कार्बन बजट, कार्बन बजट।
वर्ल्ड क्लाइमेट इंडेक्स, क्लाइमेट से रिलेटेड एक ये काम कीजिएगा कि तमाम लिस्ट बना लीजिए, इंडेक्स की भी लिस्ट बना लीजिए, उसमें भारत की कौन सी पोजीशन है वो बता दीजिए। इंडाइसिस कार्बन ये कह दीजिए क्लाइमेट इंडाइसिस, यानी क्लाइमेट से जलवायु से जुड़े हुए जितने भी सूचकांक हैं सब तैयार कीजिए। ग्रीन क्लाइमेट फंड, कितने हुए? 12, 13, 15, 16 हो गए। हाँ, तो 20 कर लेते हैं, ठीक है। फिर लिखिए क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोग्राम्स, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्राम। So what are climate change mitigation programs and what are climate change adaptation programs? एडेप्टेशन प्रोग्राम एक मिटिगेशन है, यानी कि कम करना जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों को या उसके कारण पैदा हुई समस्याओं को, और दूसरा है एडेप्टेशन करना, जलवायु परिवर्तन हो गया है तो फिर अनुकूलन कैसे करें, उसमें रहें कैसे। तो निबंध भी तैयार हो जाएगा, तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों में काम आएगा मैटर आपको। तो ये सबसे रिसेंट वाला है, सबसे ज्यादा जो अभी चल रहा है, बहुत ही ज्यादा जरूरी कोर्स है। आईची टारगेट्स, आईची टारगेट्स, वर्ल्ड सोलर अलायंस, इंटरनेशनल या वर्ल्ड ग्लोबल सोलर अलायंस। क्योंकि सोलर अलायंस, अब वो सोलर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, आपको ऑल्टरनेट देना पड़ेगा, ठीक है। एंड जीरो एमिशन पॉलिसी, एमिशंस इतने कट करने कि जीरो एमिशन तक पहुंचना। जीरो एमिशन मतलब आपको जितना है आपने एमिट किया कार्बन और वातावरण में कार्बन पहुंचाया, उतना ही आपने उसको एब्जॉर्ब करने का या सिक्वेस्ट्रेशन करने की टेक्निक भी डेवलप कर ली। अगला देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, नेचर में जो कार्बन है एक्सेस, उसका सिक्वेस्ट्रेशन करना। पूरा अगर आप देखोगे तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड यूजेस, यूज, उसको यूज भी कर दे, कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन भी करना, स्टोरेज करना एंड यूज करना। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी? अब चूंकि ये अमीर देशों के पास ज्यादा होगी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन उसको कहते हैं नेचर में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को, या जो भी कार्बन है किसी भी रूप में हम कार्बन में ही नापते हैं उसको, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, जो भी हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो, इन सबको हम लोग किस में नापते हैं? कार्बन। कार्बन यूनिट है, दरअसल पर्यावरण में गर्मी पैदा करने की यूनिट जो है वो कार्बन है, ग्लोबल वार्मिंग की यूनिट जो है वो कार्बन है। इसलिए कई बार हम दूसरी गैसेस को, जब हम ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह को देखते हैं तो उसमें वेटेज देते हैं कि 2500 कार्बन डाइऑक्साइड की एक बराबर है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल एक है, सिंगल है, लेकिन किसी दूसरे गैस के बारे में जब बात करेंगे, मीथेन के बारे में बात करेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये 26 है या 13 है, जो भी उसमें दिया हुआ। तो चार्ट देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस
को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यूनिट में मापना, मेजरमेंट। तो वो जब आप देखोगे तो चार्ट मिल जाएगा इन्फोग्राफिक में, गूगल में, तो वहाँ आपको अलग अलग दिया जाएगा। तो कार्बन यूनिट्स कितनी जा रही हैं एटमॉस्फेयर में, उसके अकॉर्डिंग जितनी एक्सेस में है उन सबको वहाँ से ट्रैप करना, और वहाँ से ट्रैप करके उसको इकट्ठा करना, कई बार उसको जमीन के नीचे गाड़ना, है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कई बार उसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करना। पिछले साल आपने क्वेश्चन देखा था बायोचार वाला, तो चारकोल, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कोयला टाइप बना करके और उसको वो कर देना, उसको बोलते हैं बायोचार। पिछले साल प्रश्न था। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है बायोचार। और पुराना फॉसिल फ्यूल भी आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल भी कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार हुआ है एक तरह से। तो आप फिर से फॉसिल फ्यूल बना सकते हो कई बरसों में, जब आप एटमॉस्फेयर से पानी में भी दबा सकते हो, समुद्र में भी दबा सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, जमीन में भी गाड़ सकते हो। पुरानी अगर कोई माइन से खराब हो गई है, अब उसमें से पत्थर निकलना बंद हो गए, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को दबाया जा सकता है। बट ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और केवल विकसित देशों के पास है, और कार्बन एमिशन करने वाले अभी बहुत सारे देश जो हैं वो गरीब हैं। इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि एक तो जो अमीर देश हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और दूसरा फंड देंगे, पैसा देंगे। तो क्लाइमेट फिनेंस, जो फंड दिया जाएगा उसको कहेंगे क्लाइमेट फिनेंस, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन बोथ। तो दोनों के लिए, मिटिगेशन के लिए भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, एडाप्टेशन के लिए भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से मकान बनने चाहिए। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बन रहे हैं उनमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। इसलिए फ्यूचर में यदि क्लाइमेट चेंज हुआ और हीट वेव्स बढ़ी तो लोग घर के अंदर बैठ नहीं पाएंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो बहुत बड़ी योजना है, उसमें करोड़ों लोगों को मकान बना के दिए जाने हैं, और अगर वो वेदर प्रूफ नहीं हुए, मौसम के अनुकूल नहीं हुए मकान, तो उन मकानों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेटेड मकान। क्योंकि हर आदमी तो एसी नहीं खरीद सकता ना, तो उसमें तो एसी खरीदने, एयर कंडीशनर खरीदने की ताकत नहीं है। कई लोगों में कूलर लगाने की ताकत भी नहीं होगी, कूलर भी नहीं लगा पाएंगे। तो जब जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, तो उसके साथ साथ अनुकूलित हो सके, एडाप्ट कर सके हम लोग उसके हिसाब से, वैसे मकान बनाना और ये सब करना, इसको बोलते हैं एडाप्टेशन। बहुत बड़ा विषय है, नया विषय है, क्योंकि अब नए सिरे से ये चीजें चल रही हैं। और नई रिपोर्ट में वो बोल रहे हैं कि 2 डिग्री तक तो कतई नहीं जाने देना। 2 डिग्री तक नहीं जाने देना मतलब 1.5 डिग्री में भी समस्याएं आ जाएंगी। तो बोल रहे नहीं, 1.5 डिग्री तक जो समस्या आएगी, 1.5 डिग्री का प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, हमारे यहाँ प्लासी की लड़ाई, अंग्रेज आए, ये यूरोपियंस का आगमन हुआ, 1600 से 1800 के बीच का जो है समय है, ये औद्योगिक क्रांति का समय भी है। उधर बाद में खास करके फ्रांस की क्रांति के बाद तो एकदम तीव्र हो जाता है। स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद फर्स्ट IR, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसको फर्स्ट IR कहते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसके साथ बिगिन होता है? स्टीम इंजन, भाप का इंजन। सेकंड किसके साथ है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जब आ गई, विद्युत, हाइड्रो, पानी के माध्यम से, थर्मल पावर, कोयले से हम जब बिजली बनाने लगे, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। थर्ड कंप्यूटर, इंटरनेट, ये। और चौथा हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और ये चौथी रोबोटिक्स और ये सारी, ठीक है ना। तो जो हम लोग ये स्वरूप देख रहे हैं चौथी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, इस समय में जो हम लोग पर्यावरण को गर्म कर रहे हैं, और जब पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था
स्टीम इंजन आया था। इस बीच में अभी हम 1.2 डिग्री सेल्सियस पे हैं। हमने पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ा दिया है? 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। अब 2050 में ये हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 2050 तक उसको 1.5 से ज्यादा नहीं होने देंगे। वैसे तो 2100 का है कि सन 2100 तक 1.5, लेकिन उसको खुद आईपीसीसी और यूएनएफसीसीसी सबने जो है लगभग त्याग दिया है। उन्होंने कहा नहीं है तो 2100 वाला तो बहुत दूर है, हम तो शायद अभी बहुत जल्दी 2040 में या 2030 में ही 1.5 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। इसलिए मैंने आपको लिखवाया टारगेट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया तो फिर हम संभाल नहीं पाएंगे परिस्थितियों को। कोस्टल एरिया डूब जाएगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, आर्कटिक बर्फ पूरी पिघल जाएगी, बीमारियां होंगी, नई नई महामारियां होंगी। अभी तो 100 साल में पेंडेमिक आया है, ठीक है ना। ये तो 100 साल स्पेनिश फ्लू के बाद का, लगभग 1918 के बाद 2020 में 19 में, लेकिन कोविड के रूप में आया। लेकिन अब हो सकता है हर 10 साल में या 5 साल में ऐसी महामारी आए और हमको लॉकडाउन करना पड़े, क्योंकि नए नए वायरस और नए नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकलेंगे ना। आइस शीट्स के नीचे दबे हुए हैं बहुत सारे, तो बहुत सारी डेड बॉडीज निकलेंगी जो उस जमाने में दब गई थी आइस एज में। अब वो सब अगर ग्लेशियर्स पिघलने लगे तो अंदर से नए नए माइक्रोब्स आ सकते, नए वायरसेस आ सकते हैं जिनकी आदत हमको नहीं है, और हमारा वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ उसके लिए, क्योंकि स्ट्रेन बदल जाता है, इतने में वैक्सीन बेकार हो जाती है कई बार। तो फिर बिल्कुल ही नया आएगा तो वो तो तबाही मचा सकता है। और हम तो एडवेंचर पे जाते ही हैं घूमने के लिए, तो लेके आएंगे वहां से। तो क्लाइमेट चेंज के साथ नई बीमारियां, नए चैलेंजेस, नए रूट्स तैयार हो जाएंगे, ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी, जियोपॉलिटिक्स चेंज होगी। चाइना और रशिया को लग ही रहा है कि हम आर्कटिक सी रूट को फिर बुनाना शुरू कर देंगे, हमें इन बंदरगाहों की उनकी जरूरत ही नहीं है। हम लोग प्रशांत में जाने के लिए, पैसिफिक में जाने के लिए उधर से चले जाएंगे, ऊपर से आर्कटिक सर्कल से वहां से चले जाएंगे, उत्तरी ध्रुव से वो रास्ता चालू हो जाएगा। रशिया में अभी बहुत सारे ग्रीन फील्ड तैयार हो गए जहां गेहूं की खेती होती थी, पहले वहां बर्फ होती थी। आज से 25 साल पहले, पिछले 25 सालों में लाखों हेक्टेयर के खेत तैयार हो गए नए, जहां गेहूं की फसल होती है, इसलिए उसको परवाह ही नहीं। अब वो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक हो गया, जबकि वहां बर्फ होती थी। नए नए फील्ड निकल आए, खेत निकल आए, तो ज्योग्राफी चेंज हो गई, तो बदल रहा है। और हमारा जो एरिया, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज हैं बांग्लादेश की और इंडिया की, और ये वहां का पानी अगर इधर आया तो सब डूब जानी है, कोस्टल एरिया। तो हम इनलैंड एग्रीकल्चर पे, उस पर कितना डिपेंड कर पाएंगे? फिशरीज डिस्टर्ब हो जाएगा, अंदर सैलिनिटी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा, तो जिन स्पीशीज को पकड़ के खाते हैं फिशेज की, वो चेंज हो जाएंगी, तो एडिबल नहीं रहेंगी। हो सकता है शार्क्स वगैरह जो इधर नहीं है वो शार्क्स इधर आ जाए, और बल्कि वो आपको खा जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, इसलिए फ्यूचर की स्टडी है। मुझे लगता है इसके 4 या 5 प्रश्न परीक्षा में आने चाहिए, जो मैंने आपको लिखवाया। क्यों आने चाहिए? क्योंकि एक तो वन विभाग जो है उसकी परीक्षा भी आपके साथ है, भारतीय वन सेवा परीक्षा, उसका प्री भी यही होता है। और उन लोगों को तो ये सबसे ज्यादा, क्योंकि जंगलों को काटना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए आपको कार्बन सिंक बढ़ाना पड़ेगा। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा तरीका है एफॉरेस्ट्रेशन, जंगल लगाओ। जो डिफॉरेस्टेशन का उल्टा निर्वनीकरण होता है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल काटते हैं, तो जंगल लगाओ। जंगल लगाओगे तो कार्बन कैप्चर होगा। अभी हम जंगल काट के कॉलोनी काटते हैं जंगल काट देते हैं, वहां कॉलोनी कट जाती है, कंक्रीट के रोड हो जाते हैं, बहुत सारे कॉलेज बना देते हैं, बड़े बड़े कॉलेज बना देते हैं कई सारा जंगल काट के, और फिर उसमें रोड बना देते हैं, ये लैब तक जाने का रोड, ये क्लासरूम का रोड, ये प्लेग्राउंड का रोड, यहाँ से हॉस्टल तक जा सकते हैं, यहाँ तक मेन गेट तक जा सकते हैं। तो जितना भी एरिया
गर्मी को सोखने वाला था, जहाँ घास उगी हुई थी, जहाँ जंगल थे, जहाँ छोटा छोटा पौधा था, उन सब पे कंक्रीट हो जाता है, चमकीला रोड हो जाता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, गर्मी को रिफ्लेक्ट करता रहता है। तो जितनी जंगल कटेंगे उसके बजाय जितना कंक्रीट और उसका सीमेंट का और उसका रोड बनेगा उतना रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, वो सब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वो गर्मी बढ़ाएगा। तो आपकी हीट वेव्स का कारण आपको समझ में आ रहा है, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग, ये सब बहुत बड़ा कारण है। और एयर कंडीशनर्स और वो सब तो है ही है, क्योंकि एयर कंडीशन जब अंदर एसी अंदर लगा रहता है तो उसकी जो एक्सटर्नल यूनिट होती है वो गर्मी फेंकती है, वो गर्मी फिर या तो सेकंड फ्लोर वाले को जाती है या पड़ोसी को जाती है, तो वो उस गर्मी से निजात पाने के लिए एक और एसी लगाता है, क्योंकि वो जी नहीं सकता उसके बिना। वो जब दोबारा वो एसी लगाता है तो उस दो की गर्मी फिर तीसरे को परेशान करती है, तो वो फिर एक एसी लगाता है। तो ऐसे कंपटीशन बढ़ता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो हम ही गर्मी को बढ़ाते हैं। बाहर गर्मी ऑलरेडी है, कंस्ट्रक्शन करके भी हम ही ने बढ़ाया। घर में 2 लोग रह रहे हैं और एरिया जो है वो बिल्ट एरिया जो है वो 5000 स्क्वायर फीट है, 5000 स्क्वायर फीट है। बच्चे सब अमेरिका में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहता है, कोई कहाँ रहता है, और यहाँ 2 लोगों ने मिलकर के 50 कमरे के बराबर जगह घेर रखी है। उस पूरी छत से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ऊपर गर्मी, इतने बड़े घर से, इसलिए आप देखो कई बहुत बड़े बड़े घर हैं, उसमें 1-2 आदमी रहता है। कई बार तो आदमी भी वो भी नहीं रहता, केयर टेकर चौकीदार रहता है, वो तो झोपड़ी में रहने वाला आदमी था, उसको यहाँ रखा हुआ है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। फिर एसी अलग चल रहा है तो 4 एसी चल रहे हैं, 5 एसी चल रहे हैं, तो वो भी गर्मी पैदा कर रहे हैं, वो भी पैदा कर रहे हैं, सब मिलकर के गर्मी को बढ़ा रहे हैं। तो फिर जो गर्मी ज्यादा लगेगी फिर वो भी एसी खरीद के लाएगा, क्योंकि बिना एसी के उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दिक्कत है, तो ये कंपटीशन। और ट्रांसपोर्ट तो है ही है, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, आपको पता है। तो वापस ग्रीन एनर्जी की तरफ आना, इन सब से कम करने के लिए मैं इसलिए इन्वायरमेंट में बेसिक से मैं सोच रहा था कि आपको बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ाऊं, लेकिन वो तो मैं हर साल पुराना लेक्चर भी आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार की चैलेंजेस और नए चैलेंजेस आपको बताऊं, ताकि इसलिए सोलर मिशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन जो है सोलर से आएंगे, बैटरी से आएंगे, लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, और वो क्यों? क्योंकि नया सोल्यूशन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे, विंड एनर्जी, विंड टर्बाइन, महासागरीय ऊर्जा, ओशन, ज्वारी ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ये तमाम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोगैस और तमाम जो हम लोग बोलते हैं वो सब भी। तो ये तब जाकर के नई दुनिया का आप क्लाइमेट समझ पाएंगे, और इन सब के लिए कमिटमेंट्स हैं इनके। इसलिए भारत सरकार ने जो कमिटमेंट किया, मोदी जी जो करके आए वो 2070 का करके आए, कुछ देश 2030 का करते हैं, कुछ 2050 का करते हैं। हमारे यहाँ सबसे लंबा रकम है, हम 2070 तक 0 कर लेंगे, यानी जितना कार्बन हम फेंकेंगे वायुमंडल में उतना ही सोख भी लेंगे। कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि हम सोख लेंगे, और हमें पर्यावरण उतना ही गर्म करना है, क्योंकि अगली पीढ़ी को भी तो गर्म करने के लिए मौका देना है। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। क्योंकि अगली पीढ़ी को फिर कहेंगे कि नहीं तुम बिल्कुल गर्म नहीं कर सकते, यानी तुमको ऐसी चलाना ही नहीं है, कहीं पे भी जाना है तो कार लेके नहीं जाना, पैदल चलना है, नहीं तो मर जाओगे और सबको मार दोगे। ऐसी स्थितियां ना आ जाए कि अगली पीढ़ी कार चलाने से डरे। गर्मी के सीजन आने से पहले, लॉकडाउन से पहले सब लोग भागते हैं और किराना वगैरह की सबकी व्यवस्था करते हैं, तो ऐसा ना हो कि गर्मी लॉकडाउन हो जाए हर साल और लोग मार्च में, फरवरी में राशन पानी सब जमा करने लग जाएं कि अब 3 महीने बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसी गर्मियां नहीं आनी चाहिए। गर्मी का मौसम बड़ा सुखद होता था, लोग खेलते थे। जब हम छोटे थे तब हम तो आम के पेड़ के नीचे, या गांव में हमारा बचपन बीता तो नीम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे आराम से पूरा गर्मी निकाल लेते थे। कोई पंखा नहीं होता था उस जमाने, और गर्मी लगती भी नहीं थी और बीमार भी नहीं होते थे।
और जूते इतनी अच्छी नहीं होती थी, और छोटे बच्चे तो खेलते समय कई बार ख्याल भी नहीं रखते थे जूते चप्पल का, तो ऐसे ही मिट्टी में और धूप में भी खेल लेते थे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। गर्मी बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, साधन भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बचाव के साधन एक समय जाकर के खत्म हो जाएंगे। चुनौतियां ही चुनौतियां सामने रहेंगी। तब हो सकता है कि 3 महीने, 2 महीने का, 1 महीने का गहरा लॉकडाउन आपको देखना पड़े, हार्श लॉकडाउन देखना पड़े, क्योंकि सरकार को नहीं बोलना पड़ेगा, अनाउंसमेंट नहीं होगा, आप खुद ही बाहर नहीं निकलेंगे। अगर ऐसी नौबत आती है तो ये बहुत दिक्कत है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अगली पीढ़ी को ऐसा न करना पड़े, उसके लिए इस पीढ़ी को ख्याल रखना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा। और ये सबसे पहले ये शब्द एजेंडा 21 में सुनने को मिलता है 1992 में, और उसके बाद ये अवधारणा जो है बिल्कुल एकदम विकसित अवस्था में सामने आती है 2003 में। 2003 में जोहानिसबर्ग समिट में, जोहानिसबर्ग में जो अर्थ समिट हुई थी, उसमें ये विकसित अवस्था में निकल करके आती है सतत विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको देखने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ई ज्ञान कोश देख लीजिएगा, वहां आपको पुराना एक आवर कॉमन फ्यूचर, या विकिपीडिया में चले जाइएगा और सर्च करिएगा आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। ये पहला आर्टिकल था जिसमें ये कंसेप्ट आया था शिम्ट का। तो ये जरूर आप जो है और कॉमन फ्यूचर के नाम का लेख पढ़ लीजिएगा, शायद इसी नाम से प्रश्न भी आ जाए। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स हैं जो आपको, इसके अलावा कुछ दरअसल ये क्या है, मैंने जो आपको बताया ये पिछले 2 से 3 सालों में जो समाचारों में चल रहा है, और गवर्नमेंट जो अलग अलग पॉलिसी बना रही है, उसके आधार पर मैंने आपको बताया। दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो चिंतित हैं पर्यावरण के प्रति, जो इसकी बात कर रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जब मिला था आईपीसीसी को, और यूएस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था, अल गोर, 2005 में। 2005 का जो नोबेल पीस प्राइज है, 5 या 6, एक तो आईपीसीसी और उनके साथ में थे अल गोर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, उन दोनों को मिला था ज्वाइंट। तब ये बिल्कुल पब्लिक डिबेट के रूप में ये डेवलप होने लगा। अल गोर तो एक देखा जाए तो पॉलिटिशियन कम थे, एनवायरमेंटलिस्ट ज़्यादा थे, और एनवायरमेंट साइंटिस्ट के तौर पे ही उन्होंने काफ़ी जगह लेक्चर दिए हैं। पुराने कुछ लेक्चर आप लोग सुन भी सकते हो यूट्यूब पे, और उन्होंने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते जाने की सारी भयावहता बताई है। तो उसको जरूर सुनिए, उनके लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिसमें उनका एक वो जो थ्योरी है हॉट वाटर फ्रॉग वाली, या फ्रॉग इन हॉट वाटर थ्योरी, कि अगर मेंढक को अगर गर्म पानी में, या पानी ठीक ठाक है सामान्य टेम्परेचर वाला, उसमें मेंढक रख दिया जाए और धीरे धीरे गर्म करें, तो मेंढक जो है उछल के बाहर नहीं जाता, बल्कि बॉयल हो जाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि इतना गर्म हो गया है, क्योंकि बहुत ही कुनकुना होता है, हल्का सा, और उसका सुहावना लगता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कब बॉयल होने लगा। और एकदम खोलते हुए पानी में यदि मेंढक को डाल देंगे तो उछल करके बाहर आ जाएगा। तो उस थ्योरी में वो यही कहते हैं कि हम लोगों की हालत ठीक वैसे ही है, क्योंकि अभी पानी जो है पूरी तरह से खोलने नहीं लगा है, और हम उस मेंढक की तरह अंदर बैठे हुए हैं, तो फ्राई हो जाएंगे कभी भी। तो तेल एकदम उबलने लगता है तो उसमें कुछ डालते हैं तो एकदम फ्राई हो जाता है ना, उस तरह का फ्राई होते हमको समझ नहीं लगेगा। लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम जलवायु परिवर्तन को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हम मदर अर्थ कहते हैं उसको, एकमात्र ऐसा ग्रह है जो रहने लायक है ना। एलन मस्क इसी की चिंता में है कि किसी दिन बहुत ज्यादा हुआ तो मैं मंगल पे बस्ती बना लूं ताकि मानव जाति बच जाएगी। तो बहुत ही लोक कल्याणकारी विचार है
तो लेकिन तुम यहीं ऐसा कुछ करो ना भाई, दुनिया के सबसे रईस आदमी तो हो ही गए हो, ट्विटर खरीदने से क्या होगा? यही काम करो, किसको रहने लायक जगह इसी को बनाए रखो। लेकिन यहाँ पुतिन पटाखे पे पटाखे चलाए हुए हैं, हम यहाँ दिवाली पे नहीं चला पा रहे हैं। तो वो पर्यावरण को गर्म करने का काम कर ही रहे हैं। कितना ग्रीन हाउस निकला होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। यूक्रेन वॉर 5 साल के बराबर, 5 साल तक वाहन चलेंगे उसके बराबर तो उन्होंने ही निकाल दिया। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य कि हम ऐसे मूर्ख राजनेताओं के समय में हैं जो डिक्टेटर हैं। तो जो भी डिक्टेटर है वो यही काम करता है, मूर्ख राजनीति का परिचय देता है, क्योंकि उसको खतरा महसूस होता है, योग्यता उसमें है नहीं और वो बने रहना चाहता है। तो एकमात्र तरीका होता है उसका सबको दबाना, सबको डराना, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। योग्यतावान व्यक्ति को किसी को डराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें योग्यता होती है वो लोक कल्याण करता रहता है, साधारण काम करता रहता है, उसको अपना चेहरा चमकाने की भी जरूरत नहीं होती, अपनी इमेज की फिक्र भी नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रीय सर्वोपरि होता है उसके लिए। तो ये दुर्भाग्य हमारा कि हमारे दुनिया में अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ ऐसे राजनेता हैं जिनको पर्यावरण की फिक्र नहीं है, जिनको केवल औद्योगिक उत्पादन, विकास और उसकी चिंता है। ये दुर्भाग्य है। लेकिन हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि ग्रह एकमात्र है, ये रहने लायक और ग्लोबल विलेज है। इसलिए किसी एक कॉन्टिनेंट पर अगर क्लाइमेट खराब हुआ तो उसका असर दूसरे कॉन्टिनेंट पर अपने आप आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ का क्लाइमेट खराब है तो उसका असर अफ्रीका पे नहीं आएगा, या अफ्रीका का खराब हो जाएगा तो नहीं। समुद्र जब, अभी मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था वाटर डिप्लेशन, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का। तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है अभी, क्योंकि हम लोगों ने इतने ट्यूबवेल और इतना कुएं जो पुराने समय में खुदे हुए थे अब वो तो सूख गए, क्योंकि वो बहुत ऊंचे रह गए और लोग तो बहुत पानी खोदते खोदते बहुत नीचे निकल गए। तो जिनके कुएं ऊंचे रह गए हैं वो तो उथले कुएं तो सूखे हुए हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं, वो गड्ढे हैं, बस बारिश में भर जाते हैं, गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं। लेकिन जो ट्यूबवेल खोदते खोदते बहुत गहराई में चले गए, उन्होंने वाटर टेबल को और नीचे ला दिया। और वाटर टेबल जब नीचे हो जाता है तो पुराने पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल पहले वो जिस लेवल पे था, अगर उतना रिचार्ज करने का मौका दिया जाए तो उसमें टाइम लगता है। यानी आप 3 साल तक पानी नहीं निकालेंगे, 4 साल तक पानी नहीं निकालेंगे, तब जाकर के वो रिचार्ज हो पाएगा। लेकिन हम उसको फिर मौका नहीं देते। 2 या 3 महीने, 4 महीने बारिश होती है, उसमें पानी अंदर जाता है और हम उसके तुरंत बाद, बारिश पूरी तरह से जाती नहीं है उसके पहले ही निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई बार फसलें सूखने लगती है। पेयजल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी निकाल रहे हैं, कोस्टल एरिया में भी निकाल रहे हैं। कोस्टल एरिया में नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तमिलनाडु, केरला में जब हम ग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट करते हैं पंप लगा करके, तो वहां जो जगह खाली होती है, वाटर टेबल नीचे जाता है तो समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, तो इंट्रूजन हो जाता है, इंट्रूजन ऑफ सी वाटर। तो सैलिनिटी, सेलाइन हो जाता है, वाटर सेलाइन हो जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, तो खारा पानी हो जाता है, तो पीने लायक रहता नहीं। तो फिर बाद में ना तो फसल में डालने लायक रहता है और ना ही वो। तो लगभग 300 ऐसे ब्लॉक्स हैं, यानी कि 300 ब्लॉक्स मीन्स 100 डिस्ट्रिक्ट्स, 100 जिले लगभग ऐसे हो चुके हैं साउथ में, 100 जिले लगभग, जिनका पानी सेलाइन हो चुका है। आप वहां से ग्राउंड वाटर हार्वेस्ट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर हार्वेस्ट होता है पंजाब में। और हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति में हमने एमएसपी, हरित क्रांति बड़ी पॉजिटिव चीज थी, लेकिन ग्राउंड वाटर के मामले में वो बड़ी निगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि मैकेनाइजेशन था, यानी कि मशीनें ज्यादा से ज्यादा लगी, तो ज्यादा मात्रा में हम लोगों ने जंगल साफ किए और ज्यादा मात्रा में जंगल साफ करने की मशीनें भी आ गई, फिर खोदने की मशीनें भी आ गई, तो हमने ज्यादा से ज्यादा खेत बनाए और वाटर गजलिंग क्रॉप्स लगाई। वाटर गजलिंग क्रॉप्स, वीट, शुगर कैन, मैज, ये जो पानी ज्यादा पीती हैं, ज्यादा पानी पीने वाली फसलें लगनी लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि आपको बोरवेल बनाने पड़े, ज्यादा से ज्यादा बोरवेल बनाने पड़े।
और ज्यादा बोरवेल बनाने पड़े तो वाटर टेबल नीचे चला गया, रिचार्ज करने का टाइम नहीं मिला। तो हरित क्रांति के बाद में खाद्यान्न की समस्या तो सॉल्व हुई, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम शुरू हो गई। और मध्य प्रदेश और इधर नीचे जाएंगे थोड़ा कम होता है, लेकिन सिंचाई इरिगेशन का मेन मीडियम जो अभी आप देखें, किसी जमाने में इरिगेशन जो होता था वो रिवर्स से, नहरों से और तालाबों से ज्यादा होता था। और आफ्टर 1970 यानी 70s में कुएं और ट्यूबवेल, बोरवेल जिसको बोलते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा पानी निकाला जाने लगा। जैसे मध्य प्रदेश का बोलते हैं ना कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, परीक्षा में प्रश्न आता है तो आंसर होता है कुआं, वेल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड वाटर के हालात क्या हैं। तो ये भी एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि पीने का पानी जो है वो बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। और सब अगर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे डिपेंड करेंगे तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट और वही, फिर कुछ लोग बहुत रईस बनेंगे जिनकी पानी की कंपनियां हैं, और बाकी लोग जो पानी खरीदेंगे वो गरीब होते जाएंगे। तो डेफिनेटली इनइक्वालिटी बढ़ेगी, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो उससे फिर क्राइम बढ़ेगा और वही प्लूटोक्रेसी, क्रोनी कैपिटलिस्ट जो है वो सरकार चलाएंगे, तो फिर सरकार में फिर अडानी अंबानी की तरह दुनिया में सबसे रईस लोगों में 1 या 2 नंबर पे बैठने वाले लोग जो है वो सरकार पे काबिज होंगे, तो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगे। तो चीज ये सब विशेष साइकिल है। पानी ज्यादा हार्वेस्ट करना, वाटर टेबल को नीचे पहुंचाना, फिर विकास करना, ये विशेष साइकिल है, दुष्चक्र है। ठीक है, ऐसे ही वातावरण को खराब करना, ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा गाड़ियां तैयार करना, एयर कंडीशन लगाना, दिस इज अनदर टाइप ऑफ विशेष साइकिल। तो पर्यावरण में जब भी आप घुसोगे पोल्यूटेंट को लेकर के, निगेटिव चीजों को लेकर के, तो पर्यावरण का विनाश करोगे और फिर वहां सरवाइव करने की कोशिश करोगे तो फिर फंसते चले जाओगे। ये दलदल है, तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्रांतिकारी निर्णय लेने वाला, जबरदस्त जो है, जिसका डिसीजन मेकिंग हो, विल पावर हो, ऐसे राजनेताओं की जरूरत है जो बिल्कुल पूरा उल्टा जो है उसको पलट करके एकदम सीधा कर दे, 180 डिग्री घुमा दे। जो लोगों को डिसीजन मेकिंग इस टाइप के होने चाहिए, आदतें बदल दे, जो लोगों की जीवन जीने का तरीका बदल दे, सोचने का तरीका बदल दे। ऐसे व्यक्तियों को लीडरशिप में आने की जरूरत है, तब जाकर के हम एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण कर पाएंगे और जंगलों को लगा पाएंगे। मुझे लगता है कि एक मॉरल टाइप लेक्चर जरूर लग रहा है, लेकिन एक निबंध भी तैयार हो गया होगा क्लाइमेट चेंज पे। अब तो आप जलवायु परिवर्तन पे अच्छा निबंध लिख सकते हैं, इंटरव्यू में अच्छे जवाब दे सकते हैं। प्रीलिम्स के काफी प्रश्न इसमें से मिलेंगे, बशर्ते आप जो बताया है इनका होमवर्क करें, होमवर्क करिए। ठीक है, हर साल इनके मेंस के 1, 2, 3 प्रश्न इस पे आते ही आते हैं, जरूर आते हैं। कल आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है, चलिए।